हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे परीक्षा से इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप के 20 प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। इनसे आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए हाँ, अब सही है। पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग खालिस्तान होती है। श्रव्य सीमा कितनी होती है मनुष्य के लिए? आपके पास चार ऑप्शंस है। यह प्रश्नों को एमसीक्यू टाइप से लीजिए, आप क्यूज टाइप से लीजिए और आखिरी में बताइए कि आपके कितने नंबर टोटल आए हैं। ठीक है, तो क्विक टाइप से इस क्वेश्चन को डील करिए और जल्दी से बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? मनुष्य कितने आवृत्ति से लेकर कितने आवृत्ति तक की आवाज को सुन पाते हैं? जल्दी से बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, सीबीटी 2 में पूछा गया है। 17/6/2022 के पेपर में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है श्रव्य सीमा। ठीक है, मनुष्य जो है इतनी आवृत्ति तक के आवाज को सुन पाते हैं, पर जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, कितनी हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि। फेमस नाम है इसका इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड। और जब इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ याद रखिएगा, मनुष्य ना ही इंफ्रासोनिक को सुन पाते हैं ना ही अल्ट्रासोनिक को। अगला सवाल है, सेकंड नंबर सवाल है आपको स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए इसका जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति नहीं कर सकती है? नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकती है ये पूछा गया। सवाल नंबर 2 है कि ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, 28/12/2020 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, ये एमसीक्यू टाइप है और आपका जो भी सही जवाब है इसे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने पास काउंट करके रखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करिएगा कि कितना आपका आंसर जो है वो सही गया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बेस्ट रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, रिवीजन जो है आपका बेस्ट होगा और इससे आप एग्जाम में बेस्ट आंसर लिख पाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो अधिक से अधिक चांसेस उसके ज़्यादा आ जाएंगे। जल्दी से बताइए कि ध्वनि किस माध्यम में गति नहीं कर सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात। निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंग के बारे में याद रखिएगा, ये कैसे तरंगे होती है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी भी माध्यम में, कोई भी माध्यम कंपलसरी है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। ठीक है, किसमें किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं ये। वैक्यूम में नहीं कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हवा में इसकी गति होती है लगभग 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हवा में गति कितनी होती है?
343 मीटर पर सेकंड। सबसे ज़्यादा ठोस में गति होती है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में गति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिणाम है और इसे खालिस्तान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है तो इसे साइंस में क्या कहा जाता है? देखिए, जो भी सभागार होता है, जो भी असेंबली हॉल होता है, वहां पर जो आवाज होती है वो गूंजती है। ध्वनि जो है बार बार परावर्तन होता है एक ही ध्वनि का। तो इसे साइंस में क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 3 है। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के 16 जनवरी 2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया को सवाल है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि। ठीक है, इसका उपयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ठीक है, सोनार में इसी का उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। ठीक है, या फिर जल में वस्तु का स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। स्थिति पता लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रोफोन खाली स्थान परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? सवाल नंबर 4 है। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 21/1/2021 के पेपर में इवनिंग सेट में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है कि माइक्रोफोन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कि एक माइक्रोफोन का कार्य क्या है, वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सही जवाब होगा इसका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। ठीक है, इसी के साथ कुछ जुड़ा हुआ सवाल है वो भी याद रखिए। यांत्रिक ऊर्जा को किसको यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत में कौन कन्वर्ट करेगा? तो इसे कहा जाता है जनरेटर। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करने की बात करी जाए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये कौन करेगा? ये करेगा सेल या बैटरी। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को की बात की जाए, इससे ऊष्मा में कौन बदलेगा? ये बदलेगा आयरन। ठीक है, या फिर स्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन। बात की जाए सौर ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? विद्युत में कन्वर्ट कौन करेगा? ये करेंगे सौर सेल। ठीक है, ये जुड़े हुए कुछ सवाल थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति खालिस्तान होती है। ठीक है, क्या होती है? जब ठोस से गैसीय माध्यम में ध्वनि जाएगी तो उसकी गति पर क्या असर पड़ेगा? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, सीबीटी 1 में 23/1/2021 के पेपर के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि जब ध्वनि जो है ट्रेवल करती हुई ठोस से गैसीय माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसकी गति में क्या अंतर आता है?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, घटती है। ध्वनि की गति क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के खाली स्थान के कारण बगल के कमरों से हमसे बात करते हुए सुन पाते हैं। देखिए, हम किसी का आवाज को पहचान पाते हैं या दीवार के पीछे साइड से भी किसी के बात को सुन पाते हैं। कोई दूसरे कमरे में रहते हैं, वो आवाज देते तो हमें सुनाई देता है। ये किस कारण से होता है? वही पूछा गया कि बगल के कमरे से भी कोई आवाज करता है या हमसे बात करता है तो हम उसको सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि तरंगों के किस प्रॉपर्टी के कारण है? प्रतिध्वनि, परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन? ठीक है, जल्दी से बताइए। ये सवाल अरबी एनटीपीसी के CBT 1 में 25/1/2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का शोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ को जमीन से गुजारा जा सकता है। इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? देखिए, जो हाथी होते हैं वो 103 डेसिबल तक का आवाज पैदा कर सकते हैं, जो शोर काफी ज्यादा होता है मनुष्य के लिए। फिर भी वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं बात करने के लिए। ठीक है, इनमें से कुछ ध्वनि ऐसे होते हैं जिनको जमीन से गुजारा जा सकता है। इन ध्वनियों को कहा क्या जाता है? ये आरआरबी एनटीपीसी के सवाल है। CBT 1 में पूछा गया है, 11/2/2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए, इस टाइप की ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखिए, इस टाइप की ध्वनि को इंफ्रासाउंड ध्वनि कहा जाता है। ओके, इंफ्रासाउंड ध्वनि कहा जाता है इस टाइप के सवाल, ये ध्वनि को। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और बताते चले आपको, स्पर्म वेल। ठीक है, कौन सा वेल? स्पर्म वेल जो है लगभग 233 डेसिबल तक का आवाज पैदा कर सकती है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ब्लू वेल। ये पैदा कर सकते हैं आवाज 188 डेसिबल तक का। ठीक है, ऐसे भी और भी कई जानवर होते हैं जो कि काफी ज्यादा आवाज पैदा कर सकते हैं। बात की जाए सुनने की क्षमता की, तो सबसे अच्छी सुनने की क्षमता होती है डॉल्फिन की। किनकी? डॉल्फिन की कहा जाता है। डॉल्फिन जो है 2 हर्ट्ज से, ठीक है, 2 लाख हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? अभी बताएं आपको। वायु में ध्वनि की गति पूछा गया, सवाल नंबर 8 है। ये एनटीपीसी CBT 1 का सवाल है, 27/2/2021 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इसका जवाब जल्दी दीजिए कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? सही जवाब होगा सवाल ऑप्शन नंबर 1, 343 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ध्वनि की गति जो होती है ठोस में सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है द्रव में। ठीक है, उससे कम होते हैं गैस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। पर सवाल यह है कि सोनार का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? भूमि पर, हवा में, अंतरिक्ष में या जल के बीच नीचे? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जल के नीचे के वस्तु को पता लगाने में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोनार। ठीक है, ये नाम होता है। फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग। ठीक है, यही नाम होता है इसका, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग जो होता है जल के नीचे के वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है, चाहे पनडुब्बी हो, जहाज हो, मछली हो। ठीक है, ये सबको पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात की जाए भूमि पर, तो भूमि पर हम लोग उपयोग करते हैं रडार का। ठीक है, भूमि पर, हवा में, ये सब जगह पर रडार का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। देखिए, हम किसी की आवाज को सुनते हैं और उसे हम पहचान लेते हैं। ठीक है, तो हम उस ध्वनि की आवृत्ति को जो पहचान पा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ध्वनि की कौन सा प्रॉपर्टी कहा जाता है उसे, सवाल ये है। ठीक है, जैसे हम किसी की आवाज़ पहचानते हैं कि मेरी मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है, या फिर भाई की आवाज़ है, तो उसको हम उस आवाज़ की किस क्वालिटी के चलते पहचान पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, इनमें से चार में से कौन सा सही होगा। सही जवाब होगा ध्वनि की पिच। पिच जो होती है वो किसी आवाज़, हर आवाज़ की अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम लोग आवाज़ को दूर से ही सुन के पहचान लेते हैं किसकी आवाज़ है। अगला सवाल है, ध्वनि की आवृत्ति एफ, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है। देखिए, इनके बीच क्या संबंध है, एफ आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है, जल्दी से बताइए। ये सवाल जो है आरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 28/12/2020 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। देखिए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भी बराबर एफ लैम्डा या लैम्डा एफ, जहां भी क्या है, वेग है या चाल है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और एफ आवृत्ति है। ठीक है, इसी के साथ कुछ और सिंबल देख लीजिए जो याद रखना है आपको। हर्ट्स, हर्ट्स जो है सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। हर्ट्स का सिंबल क्या होता है, एच जेड। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 12 नंबर सवाल है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगी उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है। देखिए, जब कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत जो है ध्वनि से ही स्पीड चलने लगेगा तो ये एक आघात तरंगे पैदा करेगा। ठीक है, जो कि बहुत तीखी और तेज आवाज होगी। इनको क्या कहा जाता है, ये जो कौन इमिट करते हैं इस टाइप की आवाज, बंदूक चलाई हुई गोली हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ने वाला जो विमान होता है वो सब। तो बताइए इसको क्या कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, सामान्य ध्वनि, अपश्रव्य, सोनिक बूम, सोनिक रडार, क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा, सोनिक बूम। देखिए, जो विमान होते हैं, लड़ाकू विमान, वो जब बहुत नीचे उड़ते हैं और उनका स्पीड साउंड से अधिक होता है तो वहां पे आघात तरंगे उत्पन्न होती हैं जो अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि की होती है। इनसे कांच फूट जाया करते हैं। ठीक है, कांच क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। बिल्डिंग के जो कांच होते हैं वो टूट जाते हैं इनसे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। किसी किसको, लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। सही जवाब क्या होगा, 13 नंबर सवाल है। ये आरआरबी जेई में पूछा गया सवाल है, 24/5/2005 के पेपर में, सॉरी 2019 के पेपर में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। जल्दी से जवाब दीजिए।
देखिए, सही जवाब की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा आयाम। क्या होगा? आयाम जो है सही जवाब होगा। आयाम साउंड किसी भी ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस दोनों डिसाइड कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? देखिए, किसी माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय, पूरी दोलन करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, और अभी जेई में पूछा गया सवाल है, 24/5/2019 के पेपर में इवनिंग सेट में पूछा गया है। ठीक है, जवाब क्या देना है? संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या है? तो इसे एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। कितने समय अंतराल की? देखिए, मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों को स्पष्ट सुनना है तो उनके बीच का न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.4 या फिर 0.01 सेकेंड? ये सवाल आरआरबी जेई में पूछा गया है, 25/5/2019 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 0.1 सेकेंड। याद रखिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो श्रोता है और जो परावर्तक सतह है, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, यह इसी के लगभग में 17, कभी सवाल 17 देता है, कभी 16.5 देता है, कभी 17.5 देता है। ये सब भी अगल बगल के आंसर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है? तरंग दैर्ध्य को डिनोट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? सवाल पूछा गया है आरआरबी जेई में 26/5/2019 के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तरंग दैर्ध्य को दर्शाने के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करते हैं? सही जवाब होगा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा का यूज किया जाता है तरंग दैर्ध्य को दर्शाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती हैं इस टाइप से चलती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो कहा जा रहा है निचले भाग को, इस भाग को क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, 26/5/2019 के पेपर में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए, इसे कहा जाता है गर्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और ऊंचे भाग को क्या कहता है? इसे कहा जाता है श्रृंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? यह भी सवाल आरआरबी जेई का है। देखिए, ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है बोल रहा, और ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहते हैं, ये पूछा गया बड़े हॉल में। ठीक है, जब बड़ा हॉल होता है वहां पर ध्वनि के जहां बार बार परावर्तन होते हैं, जिससे ध्वनि लगता है कि ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनि को अलग करने में सक्षम बनाती है? समान पिच की आवाज और समान तीव्रता की आवाज को अलग करने के लिए हम लोग किस ध्वनि की किस क्वालिटी का यूज करते हैं? इसका सही जवाब बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
ध्वनि की विशेषता या गुण। ठीक है, ये हमें समान पिच और समान तीव्रता की ध्वनि में अंतर समझाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आज का। हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है। देखिए, ध्वनि शोषक सामग्री की बात हो रही है जो कि आवाज को सोख ले। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं संपीड़ित फाइबर बोर्ड का। ठीक है, संपीड़ित फाइबर बोर्ड में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, जिसमें आवाज जाने के बाद आवाज ज़्यादा रिटर्न नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि हमें आवाज़ जो है क्लियर सुनाई देती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिनेमा घरों में उपयोग किया जाता है। सिनेमा जब घर होते हैं, सिनेमा घर जो होते हैं उनके दीवारों में इस टाइप के फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि वो आवाज़ को सोख ले और आवाज़ ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।